घरेलू खातून अकलीम अख्तर से जनरल रानी कैसे बनी। एक मामूली सी घराने से उठकर इक़्तिदार के ऐवानों का सफ़र करने वाली अकलीम अख्तर रानी के रातों रात अरूज और उतनी ही अचानक ज़वाल की अजीब व गरीब दास्तान ज़फ़र सैयद की इस कॉलम में। शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब इनकी वापसी का वक्त आया तो सदर याया अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि कोई इनकी बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपने आप बीती जहां हैरत में लिखा है कि आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के रंगरेलियाँ मनाते पाया। दिलचस्प बात यह है कि जहां हैरत अंगेज़ी रूप द अल्टीमेट क्राइम एवरी विटनेस टू पावर गेम्स में चौधरी साहब ने इस रंगरेली की थोड़ी वजाहत भी की है, लेकिन उर्दू में गोल मोल करके है। खैर, जो बात उन्होंने छुपा दी हम क्यों ज़ाहिर करें। दूसरी बात ये कि उन्होंने मशहूर तरीन गुलकारा का नाम लिखने से गुरेज किया है, लेकिन इसकी कहानी में आप नीचे चल कर देखें तो शायद मौमा अल हो जाए। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन ख़वातीन में से एक क्यों कहा जाता है। हालांकि न तो वो सियासतदान थी, न किसी नवाबी या जागीरदारा ख़ानदानों में से ताल्लुक़ था, और न ही इनका वास्ता अदब या शोबत से था। मुल्की सालिमियत के लिए ख़तरा। इस अजीब व गरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुए। एक ज़माने में इनकी मुकाम व मर्तबा का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि 17 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो इसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में इनके घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और साथ ही इनका फ़ोन काट दिया गया। नज़रबंदी की हुक्म में उन्हें तंबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो पाकिस्तान की सालिमियत और दिफा की मनाफी हो। इस मौके पर अखबारों में जो सुर्खियाँ लगी वो भी एक नज़र देख लीजिए। रानी जो कभी पाकिस्तान की मलिका थी अपने घर में नज़रबंद कर दी गई। नवाए वक्त रानी जिसने मुजरिमों को माफ़ी दिलवाई और ताजरों को लाइसेंस दिलाए। मसावत। एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फ़ौजी ओहदा नहीं, इसका हुक्म मुल्क की सदर पर कैसे चलता था। उन्हें अखबार पाकिस्तान की मलिका क्यों कहते थे और वो मुजरिमों को माफ़ी कैसे दिलवा देती थी, और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालिमियत और दिफा के लिए इतनी ख़तरनाक कैसे समझी गई कि इस पर पैरा बिठा दिया जाए। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मुल्क की गुंजे की तारीख़ को चंद गर्दा आलूद और रादारियों में झांकना पड़ेगा। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर में पैदा हुए। कुछ अरसे तो वो स्कूल जाती रही मगर मैट्रिक नहीं कर सके। कम उम्री में ही इनकी शादी एक पुलिस ऑफिसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले इनके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तो हालात बिल्कुल इस ज़माने के रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में यखलत एक मोड़ ऐसा आया जिसने प्लाट तलप्ट कर दिया। हवा का वो तारीख़ साज जोंका। 60 की दहाई की ओयल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खावंद के साथ मरी के मशहूर माल रोड पर चहलकदमी कर रही थी। खातून ने वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मालूम नहीं आपने अजीम जापानी फिल्मसाज अकीरा कुरोसावा फिल्में देखी है या नहीं। इनमें जब भी कोई ड्रामा या जज्बाती वाक़यात रूनुमा होने लगते हैं तो इससे पहले तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, लेकिन इस दिन मरी के माल रोड पर हवा चली वो महाज फ़नी हवाले से अहम नहीं था बल्कि ख़ुद कहानी का किरदार बन गया। इस झोंके ने वो इलाओ भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बहुत सौ को किरदार और करियर को खाकस्तर कर डाला। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज़ लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया कि झोंके का लमस अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हा को निकाब उठा दिया। रिवायती तानेदार खावंद को अपने बच्चों के माँ का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूँ और या होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पलाई बल्कि अपने पुलिस की छड़ी से टोका भी दिया। अकलीम अख्तर कहती है कि जब बस यही वो लम्हा था जिसने इनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। खावंद की डिपट में उन्हें इतना ज़िल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वही अपना बुर्का नोच कर माल रोड पर फेंक दिया। वो कहती है मुझे लगा कि बस बहुत हो गई,
میرے اندر کئی مہینوں سے غصہ اور محرومی کی جذبے پل رہے تھے۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ میں اپنے خاوند کی مفلر کے چتڑے اڑانا چاہتے تھے، اس کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، اس کے بال اکاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مال روڈ پر بہت بھیڑ تھے۔ اقلیم اختر نے اس وقت طے کر لیا کہ اب وہ کسی خاوند کی بیوی بن کر نہیں رہے گی۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، جہاں انہیں روکنے ٹوکنے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ اسی انٹرویو میں کہتی ہے کہ میں مردوں کو انہی کے کھیل میں شکست دینا چاہتی تھی۔ میرا خاوند پولیس میں تھا، اس لیے میں نے بہت سے طاقتور مردوں کو دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ تمام طاقتور مردوں کو اپنی بڑاس نکالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ بڑاس کسی بستر کے ساتھی کی صورت میں نکل سکتی ہے۔ مرد کا عہدہ جتنا بھی بڑا ہو، اس کی یہ ضرورت اتنی ہے شدید ہوگی۔ اقلیم اختر نے مردوں کی یہی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک ایجنسی کھول لی، جس میں کئی خوبرو لڑکیاں ان کے لیے کام کرنے لگے، جن میں فلموں کے بعض ناکام اداکارائیں بھی شامل تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کی بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی کہ وہ ان دو شہروں میں نیپیر روڈ اور ہیرا منڈی کی شکل میں پہلے ہی مقابلہ بہت سخت تھا۔ روئی اور چنگاری۔ اس دوران کسی طرح سے جنرل یحییٰ اور اقلیم اختر کے ستارے ٹکرا گئے۔ یہ ملاقات کہاں ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اس بارے میں مختلف راوی مختلف کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ خود اقلیم کہتی ہے کہ یہ ملاقات ناو نوش کی ایک محفل میں ہوئی تھی۔ یحییٰ خان بتاتے ہیں کہ میں جنرل رانی کو بچپن سے جانتا ہوں، جب میرے والدہ کی گجرات میں پوسٹنگ تھی۔ سردار چودھری نے لکھا ہے کہ یہ دونوں پہلی بار سیالکوٹ میں ملے، جہاں رانی CMH میں زیر علاج تھے۔ ملاقاتیں چاہے جہاں ہوئی اور جس حالت میں ہوئی، بہرحال کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا جسے روئی کو چنگاری دکھا دی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ اقلیم اختر کے ہاں باقاعدگی سے آنے جانے لگی، حتیٰ کہ سردار چودھری کے بقول 1965 کی جنگ میں جب یحییٰ خان چوڑیا سیکٹر کے انچارج تھے، اس وقت بھی محاذ جنگ پر گولوں کی دندناہٹ سے اکتا تھوڑے وقت نکالے اپنے الجھے ہوئے ذہن کی تروت بخشے اور فوجی ہیلی کاپٹر میں رانی کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ جنرل یحییٰ کی نظریں جنرل رانی کے علاوہ صدارت کی کرسی پر بھی لگی تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسے ڈوریا علاقے کے جنگ کے 3 برس بعد ہی جنرل ایوب باگے یحییٰ خان کو سونپ کر اقتدار کے سرکش گھوڑے سے اتر گئے۔ ضرورت نہیں تھی، لیکن یحییٰ خان ملک میں دوسرا مارشل لا نافذ کر کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ جنرل یحییٰ کا اقبال بلند ہوا تو بیگم اقلیم کی ایک اختر بھی اوپر اٹھتے چلے گئے۔ دروغ برگردان روئی، لیکن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب اور ملک کی دوسری طاقتور اور مقدر ہستیوں کے بڑاس نکالنے کا کام صنعتی پیمانے پر کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب اخباروں میں ان کا تذکرہ جنرل رانی کے نام سے ہونے لگا۔ مشہور ہے کہ یہ خطاب انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھے۔ تاہم جس بڑی شخصیت کو اقلیم اختر نے جنرل یحییٰ خان متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں ہے۔ یہاں یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسندی کم از اسے معاملے میں انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتے تھے۔ جنرل رانی کی بقول ایک رات کسی عالم میں انہوں نے نور جہاں کا گیت سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا کہ گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے بعد اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ ہے جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک 2 حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ ملک کا خدا ہی حافظ۔ یحییٰ خان باصلاحیت اور ذہین فوجی افسر تھے۔ دوسرے عالمی جنگ میں وہ بحر روم کے محاذ پر لڑے اور جرمنوں کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے۔ انہیں اعزاز حاصل کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر میجر جنرل ہے۔ انہوں نے نئی دارالحکومت اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں کلیدی کردار ادا کیا اور کچھ عرصے CTA کے چیئرمین بھی رہے۔ تاہم شراب و شباب کی عادت اور سب سے بڑھ کر اقتدار کی لت نے یحییٰ خان کو مکمل طور پر اپاہج بنا کر رکھ دیا۔ اس پاکستان کی بدقسمت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے تاریخ کے نازک ترین دور میں اس کے باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو فہم و فہرست تو ایک طرف اوش آواز تک سے بیگانہ تھا۔ سابق IG پنجاب راؤ رشید نے اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی، اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچے پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس تقریب میں جنرل رانی بھی شریک تھے۔ آگے کا آل اور راؤ صاحب ہی سے سنیں۔
स्विमिंग पूल के सामने रात के 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ाव हुआ होता रहा। सुर्ख लालटेन लगी हुई थी। वहाँ पेशावर का एक जर्मन था, इसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी और इसके मुतालिक मशहूर था कि CIA की एजेंट है। वो बैगनी पहन कर सबके साथ नहा रहे थे। खेल ये था कि मोहतरमा को जर्नल उठा कर स्विमिंग पूल में फेंकते थे। वो फिर बाहर निकलती थी के लगाते थे। ये इस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फ़ौजी मारे जा रहे थे और ईस्ट पाकिस्तान की आखिरी दिन थे, चूँकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था। मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क की खुदा हाफिज़ है। जनरल याह्या खान के ज़वाल के बाद जनरल रानी का सितारा भी गिना गया और उन्हें कहीं माह तक नज़रबंद रखा गया। मशहूर वकील SM ज़फ़र ने इनका मुकदमा लड़ा और कोशिश करके उन्हें रिहा करवाने में कामयाब हो गए। वो अपनी किताब में मेरे मशहूर मुकदमे में लिखती है, जनरल रानी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर बहुत गुस्सा था। उनके दौर में इनके साथ ये सलूक क्यों हो रही है। उन्होंने ऐसे ज़फ़र को एक ख़त में लिखा, मेरी दोस्ती याह्या खान से ज़्यादा तो भुट्टो साहब से थी। 1 साल से वो मेरे आगे पीछे रहे। मैं इनके लिए दावतों का एहतमाम करती रही। भुट्टो साहब के अलावा भी कई पर्दा नशीनों को खदशा था कि जनरल रानी इनके राज न खोल दे। इसका जिक्र सरदार चौधरी की ज़बानी सुन लीजिए। जनरल रानी के पास याह्या खान और इनके तमाम साथियों के बारे में मालूमात का तोमार था। इसके बकौल याह्या खान ने नवंबर 1968 में इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी। वो फ़ौज की तकरीबन अहम आदमी को जानती थी और जर्नलों की रंगरीलियों, स्मगलिंग, ज़रअंदाज़ी और दीगर करतूतों पर मबनी बहुत से कहानियों से वाकिफ़ थी। चौधरी साहब की मालूमात में इसलिए शक नहीं किया जा सकता कि जनरल रानी की नज़रबंदी के दौरान उन्होंने 28 दिन तक इनसे पूछगछ की थी। बाद में जनरल रानी का मामला हमीदुर्रहमान कमीशन तक भी पहुंचा। जब कमीशन ने याह्या खान से जनरल रानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस ख़ानदान की इस वक्त से जानता हूं जो मेरे वालिद आगा सआदत अली के बतौर SP गुजरात में पोस्टिंग हुई। ये बहुत अरसे पहले की बात है। रानी मेरी बहन की तरह है। SM ज़फ़र की मोड़ का मामला। जनरल रानी की नज़रबंदी ख़त्म हुई तो उन्होंने SM ज़फ़र से मुलाकात करके शुक्रिया अदा करना चाहा। SM ज़फ़र लिखते हैं कि इत्तिफ़ाक़न इन दिनों मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, इसलिए जब जनरल रानी की तरफ से कॉल आई तो मैंने माज़रत कर ली कि मैं नहीं आ पाऊँगा। उस पर उन्होंने अपने बेटे मोहसिन रज़ा को गाड़ी देकर भेज दिया कि मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ले आए जहां वो ठहरी हुई थी। खैर मुलाकात हुई और जनरल रानी ने अपने वकील का शुक्रिया अदा किया जिसकी वजह से इनकी जल्द रिहाई मुमकिन हो सकी। इसके बाद का वाक़या भी दिलचस्प है। SM ज़फ़र अपने किताब में लिखते हैं कि 1 माह बाद सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन लाहौर में इतला मिली कि मेरी कार बरामद हो गई है। हमने DSP से पूछा कि हमारे कार कहाँ से मिली है। उन्होंने जवाब दिया कि आखिरी बार ये कार मोहसिन रज़ा के पास थी। गोया हम अपनी कार में बैठकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल गए और फिर इसमें वापस अपने घर पहुँचे। SM ज़फ़र ने इस तहरीर के आखिर में 4 सवाल उठाए। जनरल रानी जनरल याह्या तक कैसे पहुंची? भुट्टो और कर जनरल याह्या तक कैसे पहुंची? जनरल रानी और जनरल याह्या नज़रबंदी तक कैसे पहुंचे? मेरे कार जनरल रानी तक कैसे पहुंची? हम अपनी तरफ से 5वें सवालों का इजाफा करना चाहते हैं। अगर इस दिन मरी के माल रोड पर हवा का वो झोंका न चलता तो क्या पाकिस्तान की तारीख़ इतनी ही रंगीनी और संगीती तक पहुँचती?